इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर आज सुनवाई हुई। आपको बता दें 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सुनवाई हुई है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने खुद को इस मामले से अब अलग कर लिया है। नई बेंच इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी। तो ईडी जांच से जुड़े केस में कानूनी प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। तो बता दें 200 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण घटना सामने आया। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली की निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण और दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। इस घटनाक्रम के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई नई पीठ के गठन के बाद की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। जैकलिन फर्नांडिस मामले में आज सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। अब जो अगली सुनवाई होगी वो नई बेंच के गठन होने के बाद ही की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आपको बता दें जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। अब इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई जो है नई बेंच के गठन के बाद ही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर सुनवाई हुई। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आखिर क्या क्या प्रमुख दलीलें जो हैं इस मामले में रखी गई? तरह से लगातार जो अभिनेत्री बॉलीवुड के जैकलिन फर्नांडिस, उनके खिलाफ जो 200 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज था, इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। उससे राहत पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी। हालांकि आज जब केस मेंशन हुआ और जैसे ही उनकी सुनवाई शुरू हुई तो जो जज है वो उन्होंने ये सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। जो न्यायाधीश हैं जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने, उन्होंने सुनवाई स्वतः से अलग हो गए हैं और अब अगला डेट यानी फिर कहें तो 20 बेंच तैयार होगा, उसमें उनकी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं आज उन्हें जैकलिन फर्नांडिस को लग रहा था कि आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है, लेकिन राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी का उन पर दबिश बढ़ते जा रहा है, निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया है। तो कहीं ना कहीं उससे राहत पाने के लिए उचली अदालत का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिला है। अब बेंच तैयार होगा, उसके बाद जो जज होंगे वो न्यायाधीश में उनका जो केस है वो ट्रांसफर होगा। जी अरविंद, जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने खुद को मामले से अलग क्यों किया? इसकी कोई आधिकारिक सूचना या इसकी कोई जानकारी या कोई वजह सामने आई है? अभी तक तो जज ने इस केस को सुनने से क्यों स्वतः इनकार कर दिया, इसका तो अधिक अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। ना कि आधिकारिक बयान या फिर आधिकारिक जो नोटिस होता है वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन जिस तरह से आज सुनवाई जैसे ही शुरू हुई तो स्वतः उन्होंने इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। तो कहीं ना कहीं आज जैकलिन फर्नांडिस को लग रहा था कि हमें वहां से राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही जज जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने आप को स्वतः उससे अलग कर लिया। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जैकलिन फर्नांडिस वो मामले को गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब जब इस घटनाक्रम को लेकर जो नया पीठ जो सूचीबद्ध होगा उसके बाद कोई जज की नियुक्ति होगी, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तब तक अभी जो ईडी का जो दबिश है इनके ऊपर बरकरार रहेगा, क्योंकि निचली अदालत ने इन्हें दोषी ठहराया है। तब देखने वाली बात होगी कि जब जज की जो पीठ की जो वो गठन होगा, उसके बाद जब किसके बैच में इनका केस जाता है, फिर सुनवाई कब होती है, अब वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो आज उन्हें लग रहा था कि इस केस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें
निचली अदालत के फैसले में थोड़ा बहुत उन्हें राहत मिल सकती थी, लेकिन वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल। अरविंद, क्या माना जाए, क्या इस सुनवाई से जैकलिन फर्नांडिस की जो याचिका है उस पर कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि जस्टिस ने भी इनकार कर दिया है मतलब इस याचिका को सुनने से? बिल्कुल, इस तरह से उन पर ईडी की दबिश बढ़ती जा रही, पूछताछ हो रहा था। उसके अलावा जब निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में जैकलिन फर्नांडिस घिरी हुई हैं और उन्हें लग रहा था कि उचली ऊपरी अदालत से उन्हें थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन जैकलिन आया और आज जब केस मेंशन था, केस की सुनवाई हो ही रही थी, तो जैसे जो न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्र ने तो सुनवाई करने से स्वतः इनकार कर दिया और इस केस से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद ना तो किसी की दलील हुई, ना किसी का बहस हुआ, ना दोनों पक्ष से ना जैकलिन फर्नांडिस के वकील कुछ कर पाए, नहीं वो कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में जब नए पीठ का गठन होगा, उसके बाद से जब इनकी तारीख का सूचीबद्ध होगा, उसके बाद एक न्यायाधीश की जब नियुक्ति होगी तब ये पीठ से इनकी जो केस की सुनवाई होगी, इन्हें उस केस में अब राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की चीज है। लेकिन जिस तरह से इन्हें आज लग रहा था कि यहाँ से हमें राहत मिलेगी, तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। अरविंद, अब ये जो नई बेंच के गठन की प्रक्रिया है वो कितनी जल्दी शुरू की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है कि नई जो प्रक्रिया है, मुख्य न्यायाधीश पीठ का गठन उनके तरफ से कब किया जाएगा, जो जज जो इनकी केस की सुनवाई करेंगे वो जज कौन से जज होंगे, तब अब ऐसे में लगभग उन्हें 7 से 10 दिन का अब मोहलत लगेगा या महीनों दिन भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जैकलिन फर्नांडिस सोच रही थी कि जिस तरह से हमें निचली अदालत ने दोषी ठहराया तो ऊपरी अदालत से हमें राहत मिलेगी, लेकिन अभी यह पूरा मामला जो है एक बार फिर से गिरता हुआ वो मामले में गिरती हुई नजर जैकलिन फर्नांडिस आ रही है, क्योंकि छोटा मोटा रकम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये 200 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं जब ईडी इनसे दबिश कर इनसे पूछताछ कर रही है तो उनसे अभी राहत मिलती ही नहीं दिखाई। ईडी इनसे अभी पूछताछ ही करेगी और इनसे पूरा सब मांगेंगे कि आखिर जो इनका तथ्य है वो कहाँ से आया है। तब अब देखने वाली बात होगी जब पीठ का गठन होगा, सूचीबद्ध होगी, जज की नियुक्ति होगी, किस बैच में इनका केस ट्रांसफर होता है, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि वहाँ से राहत मिलता है या नहीं। जी बिल्कुल। तो अरविंद, क्या माना जाए कि जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज अदालत में केस की सुनवाई होने के दौरान ही जब जैसे इनका नंबर आया तो जो वो न्यायाधीश है प्रशांत कुमार मिश्र अपने आप को जब अलग कर लिए तो कहीं ना कहीं वो एक बार गिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनके वकील के तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब पीठ का गठन होगा और जो नए जज की जो बेंच में ये केस जाएगी वहां से इनको राहत मिलेगी, लेकिन अब कितना राहत मिलेगी वो तो अगली सुनवाई के बाद ही तय हुआ। फिलहाल वो अभी पूरी मामले में गिरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अब अरविंद, ईडी की अगर बात की जाए, क्योंकि 200 करोड़ का ये पूरा मामला है, ऐसे में ईडी का जो अगला कदम होगा वो क्या होने वाला है? 200 करोड़ लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरह से ईडी इनसे पूछताछ कर रही थी कि आखिर इतना बड़ा रकम आपके पास आया कहाँ से, और इसके अलावा इनका जो मूल्य का जो इनका ग्रोथ है कमाई का वो क्या क्या है, तो इन पूरे मामले को लेकर इनसे पूछताछ हो रही थी। वो जवाब देने से गिरती हुई नजर आ रही है, स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही हैं। तब ऐसे में जब ईडी और आगे इनसे पूछताछ करेगी तो पूछताछ में क्या कुछ जवाब देंगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो अभी गिरी हुई है और इनसे ईडी का जो इनका जवाब है वो बरकरार है। बिल्कुल, यानी अभी कोई राहत की उम्मीद जो है जैकलिन फर्नांडिस के लिए नहीं मिल रही है। अरविंद, अब देखना होगा कि आगे जो टीम का गठन है वो कितनी जल्दी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में धर्मांतरण से जुड़े मामलों की रोकथाम और निगरानी के लिए विशेष सेल गठित किया जाएगा। आपको बता दें, आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर अटल बिहारी वाजपेयी की चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ये फैसला KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जुड़े कथित मामलों को गंभीरता से लेते हुए किया गया।
विशेष सेल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ शिकायतों की निगरानी भी करेगा। किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, केजीएमयू में डीन स्टूडेंट वेलफेयर का ऑफिस है, हम लोग उसको स्ट्रेंथन करेंगे और वाइस चांसलर से दिशा निर्देश प्राप्त करके जो भी गवर्नर के यहाँ से निर्देश आया है उसका अक्षरशः पालन होगा और जो हम लोग कार्रवाई पहले से कर रहे थे उसको और गति देंगे और स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस पे हम लोग जागरूकता के कार्यक्रम चलाएंगे। कैसे सर जागरूकता होगी, कैसे निगरानी? देखिए, बच्चों के लेक्चर होंगे, मेंटर मेंटी होंगे, हर टीचर के पास बच्चे अलॉट होंगे, वो उनको जागरूकता देंगे, उनको केस स्टडीज़ दिखाई जाएंगी, उनको जानकारियाँ दी जाएंगी, उनको लेक्चर से बताया जाएगा और निगरानी करी जाएगी। ऐसी कोई घटना पड़ेगी आएगी तो तुरंत उसको पकड़ा जाएगा। एआई कैमरों का भी प्रबंध? एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे पूरी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने बहुत तेज़ी से लगाने की प्रक्रिया बढ़ा रखी है और जल्दी ही लग जाएंगी। केजीएमयू और पीजीआई में अवैध धर्मांतरण मामले सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों केजीएमयू में एक अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें एक रेसिडेंट डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हुई थी। अवैध धर्मांतरण रोकथाम सेल के द्वारा इन तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं और जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं, इनको जागरूक किया जाएगा और उन तमाम लोगों पर निगरानी की जाएगी जो इस तरीके की अपराधों में संलिप्त हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा ये कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बिजली दरों को लेकर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्री ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और अन्य फैसलों पर नाराजगी जताते हुए UPPCL चेयरमैन को पत्र लिखा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें विश्वास में लिए बिना ऐसे निर्णय कैसे लिए गए। उन्होंने चेयरमैन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इस घटनाक्रम के बाद ऊर्जा मंत्री और UPPCL चेयरमैन के बीच मतभेद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज ऊर्जा मंत्री ने UPPCL के अध्यक्ष को फटकार लगाई और ये बात कही है कि 10% जो चार्ज बिजली के बिलों में वो बिना पूछे कैसे बढ़ा दिया, इससे सरकार की छवि धूमिल हो। हाँ, निश्चित तौर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का जो एक पत्र सामने आया है उसमें उन्होंने चेयरमैन के ऊपर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो 10% का ईंधन अधिभार शुल्क आपने जून के महीने में प्रदेश के उपभोक्ताओं पर लागू किया, उस पर सरकार की अनुमति नहीं ली गई, माननीय ऊर्जा मंत्री की अनुमति नहीं ली गई। निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। जहां तक सवाल है रेगुलेटरी ईंधन अधिभार शुल्क घटता बढ़ता रहता, हर महीने एक रेगुलेशन के तहत ये कार्रवाई चलती है, लेकिन विद्युत नियामक आयोग में इसके खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने पहले ही याचिका लगाई थी और 1 जून 2026 को विद्युत नियामक आयोग ने कहा था ये जो पूरा गणना की गई है गैर कानूनी है और ये एक्ट का उल्लंघन है। तो निश्चित तौर पर उपभोक्ता परिषद की याचिका के बाद जो निर्णय नियामक आयोग का है उस पर इनको इस व्यवस्था पर रोक लगा देना चाहिए था, लेकिन मनमानी तरीके से आगे बढ़ते रहे। कल भी विद्युत नियामक आयोग ने नोटिस दिया कि अभी तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। तो कहीं न कहीं माननीय ऊर्जा मंत्री का भी कहना एकदम बिल्कुल सही है कि सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं, जनता के बीच में, विधानसभा में, जनप्रतिनिधियों के बीच में जवाब उनको देना होता है। आप कोई भी चीज इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए तो बड़ा सवाल है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वर्तमान में भीषण बिजली गर्मी में जब भीषण बिजली संकट है, बड़े पैमाने पर जो कुशल और श्रमिक थे उनको भी आपने बर्खास्त किया, निकाला, छटनी किया। बार बार उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिया कि ऐसी कार्रवाई ना करें, ये आने वाले समय में प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक साबित हुआ, फिर भी आप नहीं माने। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की बात ना मानना एक विभाग के अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता और ये एक तरह से अनुशासनहीनता का मामला बनता है। और माननीय ऊर्जा मंत्री को हमारी यही मांग रहेगी, माननीय ऊर्जा मंत्री को तो मुख्यमंत्री से मिलकर ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कराना चाहिए जो उनकी भी नहीं सुन रहा है, उपभोक्ताओं के साथ संकट खड़ा कर रहा है। बार बार पावर कारपोरेशन के ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो उपभोक्ता विरोधी हैं। गर्मी में जब बिजली देना चाहिए तो ईंधन अधिभार शुल्क में 10% तक गलत तरीके से बढ़ोतरी कर दी गई, गलत गणना करके बढ़ोतरी कर दी गई। तो निश्चित तौर पर गंभीर मामला है।
आप लोगों ने नियामक आयोग में याचिका दायर की थी और उसको लेकर नियामक आयोग ने जवाब तलब किया था यूपीपीसीएल के चेयरमैन के द्वारा। कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या माना जाए कि जो चेयरमैन हैं वो ना तो मंत्री की सुन रहे हैं ना नियामक आयोग? देखिए, जहां तक सवाल है, देखिए नियामक आयोग तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसकी तो उनको सुनना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि जब उन्होंने ये प्रीपेड मीटर के मामले में गलती की थी तो नियामक आयोग ने उन पर 7,18,000 की पेनल्टी भी लगा दिया। तो नियामक आयोग को तो वो पावर है कि वो इनका लाइसेंस छीन सकता है, प्रशासन नियुक्त कर सकता है। तो ये तो गलतफहमी में है। अगर इनको ऐसा लगता है कि पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बहुत ही पावरफुल है, ये गलत बात है। कभी भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी न्यायिक संस्था है उनको सम्मान करना चाहिए। आपने सुना, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। इनका कहना है यूपीपीसीएल के चेयरमैन ना तो मंत्री की सुन रहे हैं और ना नियामक आयोग की सुन रहे हैं। ऊर्जा मंत्री को इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होना है। मीनाक्षी नटराजन ने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। अब मामले की अगली सुनवाई और अदालत के अंतिम रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज ऑनरेबल कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन जी ने एक पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन में उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से इलेक्शन में जो उनकी इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने एक रिट फाइल की थी, उसमें उन्होंने क्लियरली मांगा था कि ईसीआई ने जो भी उनके साथ किया है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पर इलेक्शन पिटीशन में आए थे। लेकिन आज कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी ने जब मेंशन किया तो कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि हम इलेक्शन प्रोसेस में इंटरवेन नहीं करेंगे। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सब समझाया उन्हें कि किस तरह आज तीनों लोग वहां पर निर्वाचित हो जाएंगे। तब भी कोर्ट ने इंटरवीन करने से अभी मना कर दिया। जो उन्होंने कहा कि कल हम आपकी मेंशनिंग सुन लेंगे, आज की मेंशनिंग हमको पूरी ओवर हो चुकी है, अब बाकी मेंशनिंग हम कल सुनेंगे। तो अब जो स्थिति है, हाल फिलहाल कोर्ट ने इसमें इंटरवेन करने से मना कर दिया है और कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि इलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरवेन नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई मेंशनिंग है तो विल हियर यू टुमारो। अब रुक कर लेते अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख ने बयान देते हुए कहा कि जो भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है वो कांग्रेस में शामिल हो सकता है। वहीं मंत्री दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस से निकली पार्टियां अक्सर वापस कांग्रेस में ही मिल जाती हैं और ये एक पुरानी राजनीतिक परंपरा भी रही है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। क्या ममता बनर्जी की कांग्रेस में वापसी होगी? क्या ममता बनर्जी टीएमसी का कांग्रेस में विलय करेंगी? सियासी गलियारों में इन दिनों ये सवाल खूब उठ रहे हैं। कई नेताओं का कहना है कि सियासत में कुछ भी संभव है। इसी बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार के एक बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। शुभंकर सरकार का कहना है कि राजनीति संभावनाओं की कला है। जो भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है वो पार्टी में शामिल हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात के साथ साथ राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की भी मीटिंग हुई थी। इन मुलाकातों के बाद विलय की खबरें तेज हो गईं और अब शुभंकर सरकार के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। जहां टीएमसी नेता कुछ भी साफ नहीं कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि गांधीवादी सोच के सभी नेताओं का कांग्रेस में स्वागत है। इन जो गांधीवादी सोच के लोग हैं, संवैधानिक संस्थानों को बचाने की मुहिम कर ले, संविधान पे जो बचाने की जो मुहिम में अगर वो शामिल होना चाहे तो हर लोगों का कांग्रेस का स्वागत है। एक चीज तो तय है कि आज की डेट में श्री राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अलग जगाई है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन जो है एक सामूहिक नेतृत्व में जिसमें राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बेहतर काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार को उखाड़ने का काम कर रहा है। वहीं मंत्री दिलीप घोष का कहना है कि कांग्रेस को गाली देते थे और कांग्रेस को साइन बोर्ड कहते थे। आज वो खुद ही साइन बोर्ड बन गए हैं और कांग्रेस से सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस से निकली पार्टी कांग्रेस में ही मिल जाती है।
यही परंपरा रही है और उनकी भी बारी आ गई है। अब तो मजबूरी में महात्मा गांधी जो कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस को साइन बोर्ड बताते थे, आज खुद साइन बोर्ड बन गए और कांग्रेस से सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस से निकले हुए सारे पार्टियां कांग्रेस में मिल जाती हैं, यही परंपरा रही है, इनकी भी बारी आ गई। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ही टीएमसी की स्थापना की थी। अब सवाल यही है कि 2026 में पश्चिम बंगाल की सत्ता से जाने के बाद ममता बनर्जी क्या कदम उठाती हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां टीपी नगर थाना पुलिस ने ईएनए स्प्रिट चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 200 लीटर स्प्रिट और एक महिंद्रा पिकअप बरामद की गई है। जांच में पता चला कि टैंकर चालक और स्कॉट ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30,000 लीटर स्प्रिट से भरे टैंकर में रास्ते में स्प्रिट चोरी की थी। आरोपियों की योजना चोरी की गई स्प्रिट को ऊंचे दामों पर बेचने की थी। फिलहाल मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।